हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम पॉलिटी को पढ़ेंगे। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ाए थे मैंने। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। वहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने डिटेल्स के साथ में, और इस वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे पूरी डिटेल्स के साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया हुआ आपको सिख धर्म, बी दिया हुआ है बौद्ध, सी दिया हुआ है जैन और डी दिया हुआ है फारसी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे किसे मिला हुआ है। ऑप्शन ए है आपका फर्स्ट और फोर्थ, बी दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, सी दिया हुआ है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और डी दिया हुआ है चारों ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चारों ही आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से धर्म हैं, धार्मिक समुदाय है आपके जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 आपके सिख धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को और फारसी धर्म को, ये चारों धर्म आपके अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। ये चारों ही धर्म आपके अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपके मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी। एक और है आपका पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुस्लिम, टोटल 5 आपको ध्यान रखना है। 5 जो धर्म है आपके इंडिया में, इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, सिख, बौद्ध, फारसी, जैन और मुस्लिम, ये 5 आपके अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है यह स्वतंत्रता और सांविधिक निकाय है, बी दिया हुआ इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, सी दिया हुआ यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए अदालत के रूप में कार्य करता है, और डी दिया हुआ अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ में चुनाव से भी चिंतित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो चुनाव आयोग है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है आपका, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। ये कथन आपका सही है, बाकी सारे कथन गलत है आपके। तो ध्यान रखना, चुनाव आयोग के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं आपके वो कौन होते हैं, वो 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्य होते हैं आपके। ठीक है, 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है आपका चुनाव आयोग में। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 बोलता है आपको कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है ये वाला। अनुच्छेद 143 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार के बारे में संबंधित है आपका। अनुच्छेद 360 बोलता है वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान है इसके अंदर, और अनुच्छेद 141 से 151 तक आपको भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियाँ और कार्य के बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन दिए हुए आपको, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और थर्ड, बी दिया हुआ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी दिया हुआ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, और डी दिया हुआ है आपको उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। चेक करते, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों आपके सही है। यानी कि अनुच्छेद 72 जो है आपका, ये राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति का क्षमादान है इसके अंदर। राष्ट्रपति किसी भी पर्सन को क्षमा कर सकता है, उसकी सज़ा माफ़ भी कर सकता है या कम करवा सकता है, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है आपका, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है 2-3 बार इसे कि अनुच्छेद 72 में क्या है। तो राष्ट्रपति का क्षमादान आपका अनुच्छेद 72 में शामिल किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 143 की, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ये भी आपको एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो जज है आपके, उनसे सलाह मशवरा कर सकता है, पर वो मानने के लिए बाध्य नहीं है कि आपने सलाह मशवरा किया है तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने सलाह दी है वो राष्ट्रपति माने, वो कोई बाध्य नहीं होता, बस वो सलाह ले सकता है। तो वो उसकी मर्ज़ी है राष्ट्रपति की, वो अगर चाहे तो मान सकता है उनकी सलाह को या ना माने, ऐसा कोई दबाव नहीं होता उनके ऊपर। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 जो है आपका, ये राष्ट्रपति जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह ले सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो ये आपका अनुच्छेद 143 भी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम में, ये भी बहुत सी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट है।
अगला दिया हुआ अनुच्छेद 360, ये आपका आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 पता ही है आपको, 356, 360 और 352, ये 3 आपके आपातकाल से संबंधित है। तीनों ही आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहे हैं हर साल, तो तीनों को ध्यान से पढ़ना है आपको। यहाँ पे आपको 360 के बारे में बताया गया है, 356, 352 और 360, 3 तरह के आपके। 360 के बारे में बात करते हैं। 360 में क्या बताया गया है आपको, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल के बारे में आपको बताया गया है 360 में। तो ध्यान रखना 360 आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 143 आपका सुप्रीम कोर्ट से सलाह से संबंधित है। अनुच्छेद 72 आपका राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधित है, ठीक है। तो ये 3 आपके इम्पोर्टेंट है, तीनों एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहे हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे। तो आपको ये तीनों ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है इसे। और अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रपति आपातकाल है और 356 में आपका राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन, इससे संबंधित आपका 356 अनुच्छेद है। तो ये तीनों भी आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे आपके। और जो चौथा अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 148 से 151, ये आपका अटॉर्नी जनरल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो फिर किससे संबंधित है आपका, ये अनुच्छेद 148 से 151 जो है आपका, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 148 से 151 जो संबंधित है आपका, ये आपके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। ध्यान रखना इसे, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है आपका अनुच्छेद 148 से 151 तक। तो ये आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद ध्यान रखना है। इसमें आपने क्या क्या सीखा, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति का क्षमादान, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है राष्ट्रपति पर, मानने को बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 352 आपका राष्ट्रपति आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 आपका वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 148 से 151 तक क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ और कार्य, ठीक है। इतने अनुच्छेद आपने इस वीडियो में कवर किए। अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि कोई भी सदस्य जो है वो संसद में निर्वाचित होता है तो कौन सी अयोग्यता है जिसकी वजह से वो संसद में सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता। ऑप्शन दिए हुए आपको, यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, ऑप्शन ए है आपका। बी दिया हुआ है, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है। सी दिया हुआ है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है। और चौथा दिया हुआ है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए या उसे रोक दिया गया हो। तो बताना है कौन सा विकल्प आपका सही है। ऑप्शन दिया हुआ है केवल सेकेंड वाला, बी दिया हुआ है केवल फोर्थ वाला, सी दिया हुआ है केवल फर्स्ट और सेकेंड, और डी दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ क्या हो सकता है इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल फोर्थ। जो फोर्थ है आपका, ये अयोग्यता के आधार पर नहीं है आपका। किसी भी संसद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो अयोग्यता होती है उसमें आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तो आता है पर फोर्थ नहीं आता, ठीक है। ये फोर्थ आपकी संसद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो संसद का सदस्य नहीं चुना जा सकता, वो संसद का सदस्य चुना जा सकता है। अगर ये 3 अयोग्यताएं उसके पास है, यदि वह लाभ का कार्यालय रखता है राज्य सरकार के तहत, और वह स्वेच्छा से कोई विदेशी नागरिकता हासिल कर लेता है, या फिर 10वीं अनुसूची के तहत व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो वो इन अयोग्य हो जाएगा, फिर वो संसद का सदस्य के लिए निर्वाचित होने के लिए अयोग्य हो जाएगा। पर ये वाला आपका अप्लाई नहीं होगा यहाँ, ठीक है। आगे आपको डिटेल में बताया गया है, दिया हुआ है यहाँ पे अनुच्छेद 102 बताया गया है आपको। अनुच्छेद 102 के अंतर्गत आपका क्या होता है, एक सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यताएं बताई गई है। फर्स्ट है आपकी, किसी व्यक्ति को या तो संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। किस किस कंडीशन में, अगर वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यालय रखता है तो कानून द्वारा संसद उससे घोषित कार्यालय के अलावा, यानी कि जो कार्यालय आपके भारत सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने उसे दिया हुआ है उसके अलावा अगर कोई कार्यालय उसके पास पाया गया तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका लाभ का पद हो जाएगा और वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। पर अगर भारत सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने उसको कार्यालय घोषित किया हुआ है, इसके अलावा अपने धारक यानी कि इसके अलावा कोई कार्यालय उसके पास होता है तो वो तो अयोग्य हो जाएगा। पर ये कार्यालय राज्य सरकार ने घोषित दिया हुआ है उसे, तो यहाँ पे ये अयोग्य घोषित नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना
भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने कोई उसे कार्यालय घोषित किया हुआ है, कार्यालय दिया हुआ है किसी सदस्य को, तो उस कार्यालय के अलावा धारक अयोग्य घोषित नहीं हो सकता। यानी कि कार्यालय, इसी कार्यालय में अगर वो काम करता है और यही उसके पास एक मात्र कार्यालय है तो वो अयोग्य घोषित नहीं होगा। अगर इसके अलावा कोई और ही कार्यालय है आप उसके पास में, तो वो उसका लाभ का पद हो गया, वो लाभ का पद हो गया। तो वो आपको पता ही है योग्यता क्या होती है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो लाभ का पद हो गया उसका, वो तो वो लाभ का पद हो गया, यानी कि वो अयोग्य घोषित हो गया। ठीक है। बी दिया हुआ है आपको, यदि वह अस्वस्थ दिमाग में है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, यदि वह अस्वस्थ दिमाग में है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है तो भी वो आपकी अयोग्यता के अंतर्गत आएगा। सी दिया हुआ है, अगर वह एक निर्वाचित दिवालिया है तो ये भी उसकी अयोग्यता रहेगी सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए। अगला दिया हुआ है, यदि वह भारत सरकार का नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लिया है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति के तहत है, तो भी वो अयोग्य हो जाएगा एक सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए। ठीक है, अगर भारत का नागरिक नहीं है या फिर उसने किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर ली या फिर किसी और विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति के तहत है वो, तो वो अयोग्य हो जाएगा आपका सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए। ई दिया हुआ है आपको, यदि वह संसद द्वारा किए गए किसी भी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है तो स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत लाभ के कार्यालय को केवल कारण से नहीं माना जाएगा कि वह या तो संघ के लिए या ऐसे राज्य के लिए मंत्री है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि संसद के द्वारा किसी कानून के तहत वो अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजन के लिए व्यक्ति को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत लाभ के कार्यालय को केवल कारण नहीं माना जाएगा कि वह या तो संघ के लिए है या राज्य मंत्री के लिए है। ठीक है, और दूसरा कारण है आपका, दूसरा कारण क्या हो जाएगा, यदि किसी व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो किसी व्यक्ति को संसद भवन के सदस्य के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पिछले उसमें पढ़ा था हमने कि आपका 10वीं अनुसूची के तहत कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित हो जाता है तो वह संसद सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं होगा। और यहाँ भी यही बात बोली गई है कि 10वीं अनुसूची के तहत अगर व्यक्ति अगर आपका अयोग्य घोषित हो गया है तो वो संसद भवन में सदस्य के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये आपका पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है ये बातें। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन ए है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। बी दिया हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सी दिया हुआ है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। और डी दिया हुआ है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली ये पूछा है कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत कौन से 4 राज्यों के बारे में बात की गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 6ठी अनुसूची है उसमें आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। तो अनुसूचित 6 आपको ध्यान रखनी है। 6ठी अनुसूची में क्या बोला गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान आपका अनुसूची 6 में किया गया है। अनुसूची 5 में भी आपका इसी से रिलेटेड है, पर यहाँ पे क्या बोला गया है, अनुसूची 5 में ओनली अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। नाम नहीं बताया किसी राज्य का 5वीं अनुसूची में, पर 6ठी अनुसूची में आपकी ये 4 राज्यों का नाम क्लियरली लिखा हुआ है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ बताया गया आपको संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिससे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची से अलग किया गया है। यानी कि 5वीं अनुसूची में आपके कोई नाम स्पष्ट नहीं किए गए हैं कि कौन सा राज्य होगा, कौन सा स्टेट होगा, आपका कुछ भी नहीं बताया। 5वीं अनुसूची में ओनली आपको ये बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान, और अनुसूचित 6 में क्लियरली बोला गया है आपको कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान, ये आपका अनुसूचित 6 में क्लियरली बताया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अनुसूचित 6 में आपके 4 राज्यों का वर्णन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। तो आपको बताना है कि कौन सी अनुसूची में आपका राज्य के बारे में बताया गया। पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दिया हुआ दूसरी अनुसूची, सी दिया हुआ तीसरी अनुसूची, फोर्थ दिया हुआ चौथी अनुसूची। तो फर्स्ट अनुसूची में आपको बोला गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये बात आपको फर्स्ट अनुसूची में मिल जाएगी। उसमें आपके संघ यानी कि आपकी यूनियन टेरिटरी और राज्य यानी कि स्टेट, इन दोनों के बारे में बताया गया। तो पहली अनुसूची में आपका राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है, यानी कि कोई राज्य बनेगा, नया राज्य बनेगा या फिर कोई दो राज्य मिक्स होंगे तो आपकी पहली अनुसूची के अंतर्गत ही किए जाएंगे। ठीक है, पहली अनुसूची में आपके संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। ध्यान रखना, पहली अनुसूची आपकी संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत करने का अधिकार देता है। भारत का संविधान जो है आपका, मान लो आपके केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद हो गया तो आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई एक ऐसा न्यायालय होगा जो इन दोनों के विवादों को निपटारा करेगा। तो आपको बताना है कि कौन सा न्यायालय या कौन सा न्यायाधिकार है वो जो ये इन राज्य और केंद्र सरकारों के बीच के विवादों को हल करता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ आपको अपीली न्यायालय, बी दिया हुआ वास्तविक न्यायाधिकार, सी दिया हुआ सलाहकार न्यायाधिकार और डी दिया हुआ रीट न्यायाधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक न्यायाधिकार जो है ये आपका केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों का निर्णय करता है। ठीक है, इसका अधिकार किसके पास है, वास्तविक न्यायालय के पास में है। ये भारत सरकार का संविधान जो है ये भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच के विवादों का निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है। यानी कि आपके राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद हो गया है तो उसका निपटारा आपका वास्तविक न्यायाधिकार में होगा। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए क्या कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन ए है आपका लोकसभा, बी दिया हुआ राज्यसभा, सी दिया हुआ है राज्य विधानसभा और डी दिया हुआ है राज्य विधान परिषद। तो बताना है कि कौन सा हिस्सा है जो आपके चुनावी कॉलेज का हिस्सा तो है लेकिन अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, की जो राज्य विधानसभा है ये आपका चुनावी कॉलेज का हिस्सा तो है पर उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता आपका कौन, राज्य की विधानसभा। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 19, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी। ऑप्शन ए है आपका राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, बी दिया हुआ पंचायती राज में सुधार, सी दिया हुआ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना और डी दिया हुआ हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। तो बताइए स्वर्ण सिंह समिति ने कौन सी सिफारिश की थी आपकी भारत सरकार के सामने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति जो थी उन्होंने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही थी। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात किसने कही थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, ध्यान रखना इसे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ है आपको 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 तक लगा था आपका आंतरिक आपातकाल के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। उन्होंने क्या किया था, मौलिक कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता और उनकी आवश्यकता की सिफारिशों के बारे में चर्चा करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी। इसमें जोर दिया गया था कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास कुछ कर्तव्य भी है। यानी कि आपके मौलिक अधिकार तो थे ही, उसके अलावा कुछ कर्तव्य भी होते हैं नागरिकों के जो उन्हें उनके बारे में सचेत करता है। यानी कि आपके राष्ट्र के लिए वो अधिकार कर्तव्य आपको प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। इसमें क्या हुआ था, केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया तथा 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इस संशोधन ने संविधान के भाग 4A का एक नया हिस्सा जोड़ा। यानी कि आपका केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कि आपके टोटल 10 कर्तव्य रहेंगे और वो आपके प्रत्येक नागरिक को फॉलो करना है और वो आपके भारत का जो भी नागरिक है सभी के कर्तव्य होंगे। और ये कब स्वीकार किए गए थे, आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, ये ध्यान रखना है आपको,
आपके जो मौलिक कर्तव्य है ये कब शामिल किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इन्हें शामिल किया गया था भारत के संविधान में। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और कहाँ पे जोड़ा गया था इन्हें? कौन सी अनुसूची थी आपकी? 4th A, भाग 4th A। जो संविधान का भाग थे आपके, उनके भाग 4th A में टोटल 22 भाग है आपके, उसमें चौथे भाग के फर्स्ट पार्ट में 4A भाग में इन्हें जोड़ा गया है मूल कर्तव्य को, ठीक है। और 1976 में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। 42वां संविधान संशोधन था ये चीज़ आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मूल कर्तव्य है आपके टोटल 10 थे पहले। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इन्हें जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, और इन्हें संविधान के भाग 4A में रखा गया है। यहाँ पे इन्हें जगह मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है मध्य प्रदेश, बी दिया हुआ है राजस्थान, सी दिया हुआ है आंध्र प्रदेश और डी दिया हुआ है गुजरात। तो बताया सबसे ज़्यादा लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में आपकी लोकसभा की जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति को सर्वाधिक आरक्षित है। मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 अनुसूचित जनजाति को दी गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 6 आपकी किसके पास है? अनुसूचित जनजाति के पास है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की है आपकी 6 सीटें। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में? 11 सीटें। टोटल 11 सीटें हैं आपकी मध्य प्रदेश में राज्यसभा की, और लोकसभा की 29 सीटें। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखना। लोकसभा की 29 सीटों में से 6 सीटें आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, और राज्यसभा की टोटल 11 सीटें हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ाए थे आपको भारतीय संविधान के, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ भी आपको डेली क्विज़ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो कि आपकी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।